हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। जो अपना चैप्टर बच्चों एसएसटी में चल रहा है सामाजिक में, किताबें और खबरें हमें क्या सिखाती हैं, मतलब इस चैप्टर में अभी हम एक पोर्शन पढ़ चुके हैं कि किताबों से और वेदों के बारे में इसमें क्या जानकारियाँ दी गई हैं और अन्य कौन कौन सी भाषाएं हैं जिसका ज्ञान यहाँ पर दिया गया है, और कैसे पहले पांडुलिपियाँ, ये जितने भी हाथों से लिखे गए ग्रंथ हैं बच्चों, ये पांडुलिपियाँ, तो इसमें वेद के अभी भी प्रमाण मिलते हैं जिनको आज से 150-200 साल पहले छापा गया था। तो ये संस्कृत में लिखे गए हैं। भुर्ज वृक्ष की जो छाल होती है, पहले क्या होता था कि इनको लिखने के लिए पांडुलिपियाँ जो हाथों से लिखे जाते थे, तो किसी वृक्ष की छाल है, ठीक है, या जो पत्ते होते थे वृक्ष के, उनके ऊपर इसको, ताड़ के पत्ते जैसे हैं या भुर्ज वृक्ष की छाल है, उनके ऊपर इसको लिखा जाता था। तो उनको अभी भी सुरक्षित रखा गया। जैसे आप म्यूजियम जाते हैं देखने, संग्रहालय, तो वहाँ पे आपको प्राचीन चीज़ें मिलती है ना, उसी तरह से यहाँ पर भी इनको सुरक्षित रखा गया है संग्रहालय में। तो हम बात कर रहे हैं किताबों और खबर की, ठीक है। तो यहाँ पे हम किताबों वाला पोर्शन ले रहे हैं कि किस तरह से वेद पुराण जो है, अपने पुराने वेद, उनको सुरक्षित रखा गया है। तो यहाँ पर जो वेदों की भाषा है बच्चों, वो संस्कृत है। संस्कृत में ही ये सारे लिखे गए हैं। तो यहाँ पे संस्कृत भाषा और उसका और परिवार क्या था, कौन कौन सी भाषाएं इसमें शामिल की गई। जैसे आप हिंदी पढ़ते हो ना, तो हिंदी में भी संस्कृत के शब्द आते हैं। तो अपने जो हिंदी है उसमें आप और बड़ी क्लास में जाओगे तो तत्सम तद्भव शब्द पढ़ोगे, तो तत्सम शब्द जो है वो ओरिजिनल संस्कृत के ही है। तो वेदों की भाषा जो संस्कृत है, तो संस्कृत की जो भाषा है, ये इसमें एक जो परिवार बनाया गया, इसमें भारत की भाषाएं जो बोली जाती है भारत में, और यूरोप की भाषा, यूरोप जो महाद्वीप है वहाँ की भाषाओं को एक सम्मिलित रूप यहाँ पर दिया गया अंग है। इन दोनों को मिलाकर के, भारत और यूरोप को मिलाकर के, इनको कहा गया भारोपीय भाषाएं, ठीक है। अभी भारोपीय भाषाएं जो हैं, इसमें कौन कौन सी आ रही थी, अगर अपन भारत की देखते हैं, कुछ राज्यों के नाम दिए इसमें। असम जो अपना पूर्वोत्तर राज्य है, तो वहाँ की असमिया, फिर गुजरात की गुजराती, ठीक है। हिंदी तो खैर है ही अपनी, कश्मीरी भाषा, सिंधी भाषा, से बहुत सारी भाषाएं जो है इसमें शामिल है। तो ये जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप में जो अलग अलग देश हैं, वहाँ की कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो देखिए अंग्रेज़ी तो है ही, आपको पता है यूरोप से आए थे अंग्रेज़, इंग्लैंड से, तो उनकी जो अंग्रेज़ी है वो भाषा तो शामिल है इसमें। क्योंकि अगर आप देखें ना, तो हिंदी में जब अपनी हिंदी भाषा अपन पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे शब्दों का समावेश है। अभी हमने बात की थी तत्सम शब्द ने जो संस्कृत से लिए गए, तद्भव जो उसका दूसरा रूप आया है सामने, फिर विदेशी शब्द मतलब इन भाषाओं के शब्द जो है, इसमें अंग्रेज़ी भी है, अरबी भी है, फारसी भी है, इनसे के शब्द जो अपने हिंदी में, मतलब हिंदी में कई सारी भाषाओं का मिश्रण इसमें मिलता है। और फिर देशज ना, जो देशी भाषाएं हैं, देशी शब्द जो हैं, उनके भी इसमें सम्मिलित किए गए। तो यूरोप से आगे अंग्रेज़ी भाषा आ गई, फ्रांस में जो वहाँ की भाषा है फ्रांसीसी है, जर्मनी की, ठीक है, यूनानी, इटली की इतालवी, स्पेन, फ्रांस जो है वहाँ पे पेरिस, स्पेनिश, स्पेन की। तो ये जो है इन सब भाषाओं का एक ग्रुप। अब इनको क्यों एक ग्रुप में डाला गया, इनको समान क्यों माना गया, इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण आपको यहाँ पर दिया है कि चूंकि ये एक ही भाषा परिवार से समानता है, तो जैसे हम संस्कृत में माता को मातृभाषा कहते हैं ना, वो कहते हैं, तो वही हिंदी में माँ हो जाती है और अंग्रेज़ी में इसको मदर कहते हैं। तो ऐसे इन्होंने और भी उदाहरण देख करके और सिमिलरिटी जो कि इसमें समानता जो देखी, उससे इन्होंने कहा कि ये सब एक ही भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने अपने भारतीय उपमहाद्वीप, भारत को उपमहाद्वीप भी कहते हैं, आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे आगे, और कुछ बच्चों को ज्ञान भी होगा। उपमहाद्वीप में भारत की जो स्थिति है एशिया महाद्वीप में, वो एक उसको अलग से दर्शाती है, इसलिए उसको एक उपमहाद्वीप अलग से कहा गया, उसकी विशालता के कारण। तो भारत को जो उपमहाद्वीप नाम दिया गया है, तो इस महाद्वीप में जो पूर्वी राज्य हैं, जैसे मान लीजिए भारत का नक्शा मान लें, ठीक है, कि भारत का नक्शा है, तो इसमें जो ये वाली दिशा होगी, बंगाल की खाड़ी के ऊपर के जो राज्य हैं वो पूर्वोत्तर राज्य आते हैं। तो उनके ऊपर अपना तिब्बत, चीन, आपने नक्शा देखा ही होगा भारत का, भूगोल में जब पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। तो उसमें तिब्बत, चीन, तो तिब्बत, और यहाँ से बनार आगे जाते हैं तो वर्मा, म्यांमार जिसको कहते हैं अपन, तो ये वहाँ की भाषा, परिवार की भाषा, ये पूर्वोत्तर भाषा कहलाती है। फिर जो अपना भारत का दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिण भारत का, ठीक है, वो हिस्सा जो है, यहाँ पे जो इसकी 4 भाषाएं हैं, ये द्रविड़ कहा जाता है इसको, यहाँ मैंने लिखा द्रविड़। ये द्रविड़ भाषाओं का पूरा एक समावेश है। इसमें 4 भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम,
ये 4 भाषाएं जो है यहाँ की प्रमुख भाषाएं मानी जाती हैं। और इसके अलावा भी है इसकी उपभाषा बोलिए, और वो मुख्यतः इसमें ये 4 भाषाएं आती हैं। फिर अपना जो बिहार झारखंड वाला हिस्सा है या अपना मध्य भारत वाला जो हिस्सा है, वहाँ की जो भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं इस ग्रुप में शामिल की गई हैं। इस तरह से इनको यहाँ पर शामिल किया गया है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ज्ञान दे दूँ कि जब बच्चों अपनी भाषा राजभाषा बनाने की बात आई थी कि कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है भारत में, तो हिंदी को सबसे ज़्यादा देखा गया कि हिंदी को सबसे ज़्यादा बोला जाता है। तो इससे पहले जब और भाषाएं लोगों के सामने आई तो उनको अलग अलग ग्रुप में डाल दिया गया, क्योंकि भाषा तो एक ही बनेगी देश की राजभाषा जो है ना, तो उनको समूह में डाल दिया गया था। जैसे हिंदी से मिलती जुलती को भाषा को हिंदी के ग्रुप में, और भाषाओं से मिलती जुलती जो मेन भाषा है उसके ग्रुप में डाल दिया गया। तो ऐसे यहाँ पे इनके समूह जो है वो बना दिए गए। तो ये जो प्राचीन वेद हैं इनको एक तो हमने देखा भी पांडुलिपियों में लिखा जाता था, और अधिकतर ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि इनको जो है कंठस्थ कराया जाता था। लन जैसे अपन देखते हैं ना, छोटे बच्चे लन करते हैं, मैंने कल भी आपको समझाया था। तो ये इनका उच्चारण आचार्यों द्वारा किया जाता था, और जो शिष्य हैं उसको कंठस्थ किया करते थे, उनको पूरी मुँह ज़बानी याद हो जाती थी, इनको पढ़ा तो जाता नहीं था, ठीक है। और इनको फिर बाद में जब इनके उदाहरण प्रमाण मिले, इनको लगभग 200 वर्ष पहले फिर इनको छापा गया। तो आपकी बुक में मैं आपको बताऊँगी, इसमें एक पूरा एक ऋग्वेद का एक पेज है पांडुलिपि का, उसमें उसके आधार पे उनको जो है छपाई की गई थी। तो ऋग्वेद का जो अध्ययन है, तो ये जो अध्ययन इन्होंने किया तो ये किसने किया? ये जो इतिहासकार होते हैं, जैसे पुराने अवशेषों की जानकारी पुरातत्ववेत्ता लेते हैं, तो इतिहासकार जो होते हैं उनके द्वारा अतीत की जानकारी जो है जुटाई जाती है। उसके लिए बहुत सारे स्रोत होते हैं, पुराने अवशेष जो होते हैं उनका सहारा लेते हैं, या जैसे भी मैंने बताया कि वो लिखित ग्रंथ मिल गए तो उसके सहारे से वो पता लगाते हैं कि कब की है ये लिखी हुई पुस्तक, या ये जो जानकारी मिली है इनको, या जो भी चीज़ें मिली इनको, ये कब की है। फिर पूरा अध्ययन करके फिर हमको पता चलता है कि इसका इतिहास क्या था। तो इस तरह से हमको क्या है, अतीत की जानकारियाँ मिलती हैं। तो ऋग्वेद में बहुत सारी चीज़ों की जानकारी है, और चूँकि अभी हमने कहा कि भाई ये सूक्त के रूप में या बोलने के रूप में इसको बताया गया है, तो कहीं कहीं नदियों और उनके बारे में भी वर्णन है। तो आपके बुक में एक पोर्शन है जिसमें विश्वामित्र जो है 2 नदियों से चर्चा कर रहे हैं, उनको नीचे आने का आह्वान कर रहे हैं, प्रार्थना हो रही है उनसे, ठीक है। तो क्योंकि इसमें प्रार्थनाओं का जिक्र है, प्रार्थनाएं जो बोली गई हैं देव देवताओं की स्तुति के रूप में बोली गई हैं भगवान के लिए, और पता नहीं कितने सारे जो और विषय हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। तो वेदों का अध्ययन कैसे किया गया, फिर आगे हम देखेंगे इसमें और किन किन चीज़ों का जिक्र है। मवेशियों का, मतलब घोड़ों का भी जिक्र है, या कोई यज्ञ हवन का भी जिक्र है कि पहले जो है जो राजा थे वो युद्ध में जाते थे, युद्ध में जीत करके आते थे, तो सारा सामान जो है उनका उसको अपने लेकर के वो साथ में आते थे, तो क्या क्या चीज़ें लाते थे, उसका बंटवारा कैसे होता था, ये सब हम अगले उसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज हमने एक क्वेश्चन लिया संस्कृत भाषा के बारे में कि कौन से परिवार की है, उसको किस परिवार में शामिल किया है, इसमें और कौन कौन सी भाषाएँ हैं। तो ये जो है बच्चों, इसको आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, और मैं आपको होमवर्क अलग से आपको सेंड करूँगी, उसको लिख करके काम कर लेंगे, ठीक है।